नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आप सभी का मंथन में स्वागत करता हूं। हाल ही में वैज्ञानिकों के एक दल के द्वारा एक शोध किया गया है जिसके अनुसार एक नए सुपर कॉन्टिनेंट या सुपर महाद्वीप का निर्माण होने वाला है। इस महाद्वीप का एमेसिया नाम दिया गया है। इस शोध को करने वाले जो वैज्ञानिक है, प्रमुख वैज्ञानिक पहले हैं जुआन होंग और झेंग सियांग ली। ये दोनों वैज्ञानिक जो हैं ऑस्ट्रेलिया के न्यू कार्टिन विश्वविद्यालय के प्रमुख वैज्ञानिक हैं और उन्होंने इस नवीन सुपर कॉन्टिनेंट के निर्माण की सूचना हाल ही में अपने शोध पत्र के माध्यम से विश्व को दी है। और आज का जो यह सेशन है मूल रूप से इसी शोध पर आधारित है। और इस शोध पत्र में कहा गया है कि जो हमारा पैसिफिक ओशन या प्रशांत महासागर जो है यह नए सुपर कॉन्टिनेंट के निर्माण में अपना योगदान देने वाला है। इस बनने वाले नए सुपर कॉन्टिनेंट का जो नाम रखा गया है वह रखा गया है एमेसिया और यह पैसिफिक ओशन के स्थान पर इसका निर्माण होगा और आने वाले 200 से 300 मिलियन ईयर्स के अंतर्गत जो हमारा प्रशांत महासागर है वह लुप्त होने वाला है तथा उसके स्थान पर एक नवीन महाद्वीप जिसे इन्होंने एमेसिया का नाम दिया है वह उत्पन्न हो जाएगा। इस शोध पत्र के अनुसार यदि हम लोग देखें तो वर्तमान में प्रशांत महासागर जो है यह उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका की ओर से तथा ऑस्ट्रेलिया और इधर एशिया की ओर से यह बीच में से यह सिकुड़ता हुआ जा रहा है और दोनों महादेश इसे बीच से धकेल रहे हैं। तो आज के इस सेशन में हम लोग इस बनने वाले नवीन महाद्वीप के ऊपर चर्चा करेंगे तथा यह समझने का प्रयास करेंगे कि इस नवीन महाद्वीप के निर्माण के पश्चात जो हमारी पृथ्वी है वह किस प्रकार की होगी, हमारी पृथ्वी में किस किस प्रकार के नवीन परिवर्तन होंगे और नवीन प्रजातियां किस प्रकार की होंगी। तो आइए आज का सेशन हम लोग पहले प्रारंभ करते हैं और समझते हैं कि सुपर कॉन्टिनेंट क्या है। तो सुपर कॉन्टिनेंट मूल रूप से पृथ्वी के एक बहुत बड़े भूखंड को हम लोग कहते हैं। वन लार्ज लैंडमास जो है वह क्या कहलाएगा, सुपर कॉन्टिनेंट कहलाएगा। इस सुपर कॉन्टिनेंट का जो निर्माण होगा यह विभिन्न एग्जिस्टिंग कॉन्टिनेंट्स के कन्वर्जेंस के कारण इसका निर्माण होता है। यदि हम लोग देखें कि यह जो कॉन्सेप्ट था कन्वर्जन थ्योरी या सुपर कॉन्टिनेंट का निर्माण का जो थ्योरी था यह सर्वप्रथम 1912 में अल्फ्रेड वेगनर ने दिया था और उन्होंने सुपर कॉन्टिनेंट को एक्सप्लेन करने का प्रयास किया था। साथ ही साथ यदि हम लोग और जानने का प्रयास करें तो अल्फ्रेड वेगनर ने क्या कहा था कि संपूर्ण पृथ्वी जो है 300 साल पूर्व एक महाद्वीप जिसे इन्होंने नाम दिया था पैंजिया। ध्यान रखिएगा कि पैंजिया का जो नामकरण था वो बाद में किया गया था। सर्वप्रथम इन्होंने कॉन्टिनेंट नाम दिया था। कालांतर में इस कॉन्टिनेंट का जो नाम था यह पैंजिया पड़ गया और इनके अनुसार जब कार्बोनिफेरस युग में इस पैंजिया महाद्वीप का विखंडन होता है तो हमें वर्तमान समय में जो हमारी पृथ्वी है वह दिखाई देती है। जो वर्तमान स्वरूप हम लोग पृथ्वी का देखते हैं वह पूर्व में पैंजिया नामक एक विशाल महाद्वीप का हिस्सा हुआ करती थी। अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा जो यह सिद्धांत दिया गया था इसे हम लोग कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी या महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के नाम से जानते हैं। इस कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में अल्फ्रेड वेगनर ने बताया था कि संपूर्ण विश्व जो था एक समय में वह एक सुपर कॉन्टिनेंट जिसे इन्होंने पैंजिया कहा और इसका उत्तरी भाग लॉरेशिया और दक्षिणी भाग जो था उसे गोंडवाना लैंड की संज्ञा दी गई थी। और इसमें जब कार्बोनिफेरस काल में विखंडन होता है इसके कारण वर्तमान महाद्वीप का जो हम लोग स्वरूप देखते हैं वह इसमें हमें दिखाई देता है। और इस थ्योरी को हम लोग कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के नाम से जानते हैं, जैसा हम लोग पूर्व में ही देख चुके हैं। और प्रारंभ में इस सुपर कॉन्टिनेंट जिसे कि अल्फ्रेड वेगनर ने पैंजिया कहा था इसे इन्होंने कॉन्टिनेंट के रूप में डिफाइन किया था। अब यहाँ हम लोग समझते हैं कि आखिर यह सुपर कॉन्टिनेंट का निर्माण कैसे होता है। तो हम लोग जानते हैं
कि जो संपूर्ण पृथ्वी है वह प्लेट्स पर आधारित है। अब यहाँ प्लेट्स कहे तो यदि हम लोग दूध को उबालते हैं और उबालने के क्रम में उसके ऊपर जो जमा हुई फैट की जो पपड़ी, या जिसे हम लोग मूल रूप से क्रीम या मलाई भी कहते हैं, तो पृथ्वी का जो लिथोस्फीयर है या मैग्मा के ऊपर, स्टेनोस्फीयर के ऊपर इसी प्रकार से तैरता हुआ रहता है। और कहीं भी यहाँ पर यदि हम लोग एक पंक्चर कर देते हैं इसमें, तो नीचे का दूध सतह पर हमें आता हुआ दिखाई देता है। और यह जो क्रीम होता है यह दूध के ऊपर हमेशा तैरता हुआ हमें यहाँ पर यह दिखाई देता है। अब यदि प्लेट्स की बात करें पृथ्वी की, तो पृथ्वी भी विभिन्न प्लेटों से मिलकर के बनी हुई है और ये प्लेट स्टेनोस्फीयर के ऊपर हमेशा तैरती हुई रहती है, जिसके कारण 3 प्रकार के प्लेट बाउंड्रीज का निर्माण होता है, जिसे हम लोग डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री और ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री के नाम से जानते हैं। जब 2 प्लेट एक दूसरे के विपरीत दिशा में जाती है तो वहां पर डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री का निर्माण होता है, और जब 2 प्लेटें एक दूसरे की ओर आती हुई दिखाई देती है तो उसे हम लोग कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री कहेंगे। और जब पैरेलली 2 प्लेट एक दूसरे की ओर, एक दूसरे के विपरीत दिशा में जब वो गतिशील होंगे, जब पैरेलली रूप में, तो इसे हम लोग ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री कहते हैं। ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री यहाँ उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि मेरा डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री और कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री का यहाँ पर महत्वपूर्ण हमें दिखाई देता है। अब डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री की बात कहें तो इसके कारण यदि हम लोग पढ़े होंगे तो अटलांटिक महासागर में मध्य अटलांटिक कटक का जो निर्माण हुआ है वह पृथ्वी के डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री के ऊपर हमें होता हुआ दिखाई देता है। वहीं यदि हम लोग हिमालय और तिब्बत के पठार का निर्माण को पढ़ते हैं तो वहां पर हमें कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री, यानी कि जो यूरेशियन प्लेट है और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के टकराने के कारण हिमालय और तिब्बत के पठार का निर्माण होता हुआ दिखाई देता है। अब वैज्ञानिकों ने इस प्लेट टेक्टोनिक्स का जो सिद्धांत था अल्फ्रेड वेगनर्स के कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को आधार रख करके इसे आगे इन्होंने अपना शोध वगैरह सब किया था। यदि हम एक सुपर कॉन्टिनेंटल का साइकिल अगर देखते हैं तो ये लगभग 600 मिलियन सालों का एक साइकिल होता है। 600 मिलियन साल में पृथ्वी के जो सारे महाद्वीप है आपस में जुड़ जाते हैं और 600 साल के अंतराल के पश्चात ये आपस में एक दूसरे से विखंडित हो जाते हैं। तो कुछ ये साइकिल चलती है। यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि प्लेट टेक्टोनिक किस प्रकार से काम करती है, और इसके पश्चात है कि जब सुपर कॉन्टिनेंट्स जब बनता है तो यह किस प्रकार से हमें बनता हुआ दिखाई देगा, या कौन सी प्रक्रियाएं होंगी जो सुपर कॉन्टिनेंट के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो यहाँ पर 2 थ्योरी है, ध्यान रखिएगा, एक है एक्सट्रोवर्सन और एक दूसरा है इंट्रोवर्सन। तो ये पूरा जो शोध है ये यहाँ पे यदि हम लोग देखें इस ग्राफ के माध्यम से, तो इसी कर्टिन विश्वविद्यालय के जो शोधकर्ता थे उन्होंने अपने शोध में बताया है कि जो पृथ्वी का सुपर कॉन्टिनेंट का निर्माण होता है पृथ्वी के ऊपर में, तो एक्सट्रोवर्सन और इंट्रोवर्सन के द्वारा यहाँ पर हमें नवीन संरचनाएं या सुपर कॉन्टिनेंट का जो निर्माण होगा वो होता हुआ दिखाई देता है। तो यहाँ पर सबसे पहले समझते हैं कि एक्सट्रोवर्सन क्या है। तो एक्सट्रोवर्सन जो हो गया आपका कि जो समुद्र है, जो महासागर है, महासागरीय लिथोस्फीयर से घिरा हुआ जो भी सुपर कॉन्टिनेंट के अंदर जब महासागरीय लिथोस्फीयर जब आपका सबडक्ट करता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहा गया है, एक्सट्रोवर्सन, यानी कि महासागर और महाद्वीप वैसी क्रिया जिसमें कि महासागरीय प्लेट महाद्वीपीय प्लेट के अंदर में सबमर्ज करती है या सबडक्ट करती है, तो इस प्रक्रिया को हम लोग एक्सट्रोवर्सन कहते हैं। वहीं यदि इंट्रोवर्सन की बात करें तो यह तब शुरू होता है जबकि आंतरिक और बाह्य महासागर के बीच की सीमाओं का सबडक्शन प्रारंभ होता है। यानी जो इंट्रोवर्सन होगा तो महासागर आंतरिक और बाह्य महासागरों के मध्य होगा, और एक्सट्रोवर्सन होगा तो महाद्वीपीय प्लेट और महासागरीय प्लेट के बीच जब अभिसरण होगा तब यह एक्सट्रोवर्सन क्रिया होती है, और इन क्रियाओं के माध्यम से ही सुपर कॉन्टिनेंट का यहाँ पर निर्माण होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब प्रश्न उठता है कि क्या पैंजिया के पूर्व भी कोई सुपर कॉन्टिनेंट था? तो यहाँ पर इसका उत्तर होगा हाँ, पैंजिया के पूर्व भी एक सुपर कॉन्टिनेंट था जिसे हम लोग
कोलंबिया या नूना के नाम से जानते हैं, कोलंबिया या नूना के नाम से। यह आज से लगभग यदि हम लोग कहें तो 1.8 बिलियन ईयर अगो था। 8.8 बिलियन वर्ष पूर्व जो हमारे महाद्वीप का सुपर कॉन्टिनेंट था उसे हम लोग कोलंबिया या नूना के नाम से जानते हैं। और 1.5 मिलियन ईयर 1.5 बिलियन साल पूर्व यदि हम लोग देखते हैं तो इस कोलंबिया का क्या हुआ, यहाँ पर विखंडन प्रारंभ होता है और इस विखंडन के परिणाम स्वरूप एक नवीन महाद्वीप जिसे हम लोग रोडिनिया, ध्यान रखिएगा कि नूना जो है विभिन्न भागों में विभाजित होता है और रोडिनिया का निर्माण करता है। और यह घटना कब हुई तो लगभग 1 बिलियन ईयर पूर्व, मतलब 1 बिलियन वर्ष पूर्व इस नवीन रोडिनिया का निर्माण होता है। और इसके पश्चात यदि हम लोग देखें तो रोडिनिया हमारा कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। यहाँ देख सकते हैं हम लोग साउथ चाइना कहाँ पे है, साइबेरिया हमारा कहाँ पे है, वेस्ट अफ्रीका यहाँ नीचे अमेजोनिया था, उसी के पश्चात बाल्टिका एक महाद्वीप था यहाँ पर, और इंडिया हमारा कुछ यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट में यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है, और ठीक उससे लगा हुआ मेडागास्कर यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार से रोडिनिया महाद्वीप हमें दिखाई देता था। इसके पश्चात जब पुनः क्या हुआ कि सुपर कॉन्टिनेंट जो रोडिनिया था वो आपस में जुड़ करके एक नवीन महाद्वीप पैंजिया का निर्माण करता है, और पैंजिया का जो विखंडन है वह 300 मिलियन साल पूर्व हुआ। 300 मिलियन साल पूर्व पैंजिया का विखंडन होता है, और इसके पश्चात जो वर्तमान स्वरूप है हमारे पृथ्वी का वह हमें दिखाई देता है। अब यहाँ पर बताया गया है कि जो कोलंबिया या नूना जो टूटा था वह इन्वर्सन प्रोसेस के कारण ही पृथ्वी या कोलंबिया या नूना जो है रोडिनिया में परिवर्तित हुआ था। इसके पश्चात जो है पैंजिया जो है विभिन्न भागों में टूटती है, और इस प्रकार से हमारी पृथ्वी वर्तमान स्वरूप में हमें दिखाई देती है। यदि हम लोग पैंजिया को देखते हैं और कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जो अल्फ्रेड वेगनर ने दिया था, इसके बिफोर और आफ्टर को हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। वर्तमान जो स्वरूप है पृथ्वी का हमें इस प्रकार से दिखाई देता है। यहाँ एक उल्लेखनीय तथ्य है कि यहाँ पर अंटार्कटिका को ध्यान रखिएगा कि सदर्न ओशन में जो अंटार्कटिका महाद्वीप है वह हमें नीचे दिखाई देता है, और बनने वाला जो नवीन महाद्वीप है एमेसिया उसमें भी अंटार्कटिका जो है हमें नीचे दिखाई देने वाला है। तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। तो अब अमेसिया जो होगा किस प्रकार से हमें दिखाई देगा या कहाँ पर होगा। यदि वर्तमान स्वरूप हम पैसिफिक ओशन का देखते हैं तो यह चारों ओर से एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नीचे अंटार्कटिका, साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका से घिरा हुआ है। इस शोध पत्र के जो प्रमुख लेखक हैं चुआन हुआंग, उनके अनुसार कि जो 300 साल मिनिमम, ध्यान रखिएगा कि 300 साल इस पैसिफिक ओशन को सिकुड़ने में लगेंगे, और इसके पश्चात जब ये सिकुड़ जाएगा तो हमारा जो नया महाद्वीप है एमेसिया उसका निर्माण हो जाएगा। और वर्तमान स्वरूप में देखें कि 300 मिलियन वर्ष के पश्चात जो है हमारी पृथ्वी के जो सारे कॉन्टिनेंट हैं किस प्रकार से जुड़े हुए होंगे, वो कुछ इसी प्रकार से जुड़े हुए हमें दिखाई देंगे। तो आगे है कि अब यहाँ पर कि जो अमेसिया का जो निर्माण होगा तो वह किस प्रकार से होगा। तो यहाँ कहा गया है कि जो प्रशांत महासागर है वो सिकुड़ जाएगा, जिसकी चर्चा हम लोग पूर्व में कर चुके हैं। लेकिन इस अध्ययन के जो सह लेखक है झेंग जियांगली, उनका मानना है कि जो अमेरिकी महाद्वीप है, जो नॉर्थ अमेरिका है, वह सर्वप्रथम एशिया से टकराएगा। नॉर्थ अमेरिका सबसे पहले एशिया से टकराएगा, और इसके टकराने के पश्चात ही जो हमारा प्रशांत महासागर है वह बंद हो जाएगा, जिसमें ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप बाद में टकरा करके इसकी पूर्णता को प्रदान करेगा। यद्यपि हम लोग जानते हैं कि वर्तमान समय में जो ऑस्ट्रेलिया है यह प्रति वर्ष लगभग 7 सेंटीमीटर या 2.8 इंच की दर से एशिया की ओर लगातार आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि यूरेशिया और अमेरिका जो है प्रशांत महासागर की ओर धीमी गति से बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आगे है कि इस अध्ययन के अनुसार जो अमेसिया जो सुपर कॉन्टिनेंट का निर्माण होगा वह पृथ्वी के शीर्ष पर बनेगी। ध्यान रखिएगा, यह जो अमेसिया बनने वाला है यह पृथ्वी के शीर्ष पर बनेगी,
और अंततः यह धीरे धीरे करके भूमध्य रेखा की ओर सरक दक्षिण की ओर खिसकती जाएगी। अगर इस प्रकार से ये जो निर्माण होता है तो अंटार्कटिका, जो मैंने पूर्व में ही कहा था, यह संपूर्ण विश्व से, ये सुपर कॉन्टिनेंट से अलग थलग बना हुआ दिखाई देगा। जब इस अमेसिया का निर्माण हो जाएगा तो पृथ्वी पर घटित होने वाली कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के कारण पृथ्वी पर महत्वपूर्ण बदलाव आएंगे। और यदि हम लोग इंटरेस्टिंग इंजीनियरिंग के रिपोर्ट की बात करें तो उनके अनुसार जो सी लेवल होगा, सी का जो वाटर लेवल होगा वह डिप कर जाएगा या नीचे चला जाएगा। वहीं बनने वाले इस नवीन महाद्वीप का जो भीतरी क्षेत्र होगा यानी आंतरिक क्षेत्र होगा, यह एरिड होगा, शुष्क और सूखा होगा, एरिड होगा या शुष्क और सूखा होगा। वहीं यदि हम लोग बात करें डेली टेम्परेचर की, तो डेली टेम्परेचर जो है यह भी हमेशा, इसका जो रेंज होगा यह बहुत ही ज़्यादा बना रहेगा। इन परिवर्तनों के अतिरिक्त यदि हम लोग देखें तो महाद्वीपों और महासागरों के परिवर्तन के कारण पृथ्वी की जो जलवायु होगा उसमें परिवर्तन हो जाएगी। विशेषकर जब महाद्वीप आपस में टकराएंगे तो जो महासागरीय धाराएं होंगी वह रुक जाएंगी या महाद्वीपों के अलग होने से पृथ्वी के ऊपर नवीन महासागरीय धाराओं का निर्माण हो सकता है। तो इसके कारण जो पृथ्वी की वर्तमान स्थिति है उसमें परिवर्तन होगा और जो वर्तमान जलवायु होगी वह पूर्ण रूप से परिवर्तित होती हुई हमें दिखाई देगी। अब इसके जो शोधकर्ता हैं जियांग ली, उनका कहना है, उन्होंने एक घटना के विषय में बताया है कि ऑस्ट्रेलिया जो है वह 45 मिलियन वर्ष पहले अंटार्कटिका से अलग हुआ, जिसके कारण अंटार्कटिका महाद्वीप के ऊपर ध्रुवीय बर्फ की जो टोपियां हैं उसका निर्माण होता हुआ दिखाई दिया है। इसके अतिरिक्त क्या होगा कि जब महाद्वीपीय प्लेट आपस में टकराएंगे तो शोधकर्ताओं का मानना है कि जो पृथ्वी के ऊपर, जो महाद्वीप के ऊपर भूकंप आने की उम्मीद है वो अत्यधिक बढ़ जाएगी। यदि सागरीय क्षेत्र में इस प्रकार के भूकंप आएंगे तो इससे सुनामी का भी खतरा उत्पन्न होने की संभावना यहाँ शोधकर्ताओं ने जताई है। यद्यपि यदि हम लोग देखें कि वर्तमान समय में भी इंडियन प्लेट जो है वह यूरेशिया की प्लेट से आपस में टकरा रही है, जिसके कारण वर्तमान समय में भी हिमालय पर्वत की जो ऊंचाई है वो लगभग बढ़ती रहती है। और यदि हम लोग देखें तो 55 मिलियन वर्ष पहले भारतीय प्लेट और यूरेशिया की प्लेट का जब टकराव हुआ था तो इसके परिणाम स्वरूप तिब्बत के पठार और ट्रांस हिमालय का गठन होता हुआ हमें दिखाई दिया था। इसके अतिरिक्त जब एक नवीन सुपर कॉन्टिनेंट का निर्माण होगा या जो कि एक सुपर ओशन से घिरा हुआ होगा तो जो जैव विविधता है, बायोडाइवर्सिटी है जो पृथ्वी की, वह उसमें परिवर्तन होगा, या तो उसमें कमी होगी या वृद्धि हो सकती है। मूल रूप से वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी के बायोडाइवर्सिटी में कमी होगी। तो इस प्रकार के कुछ शोध के निष्कर्ष होंगे कि किस प्रकार से दुनिया परिवर्तित तो होगी। यदि हम लोग कहें कि आखिरी में कि आखिर प्रशांत महासागर में जो सिकुड़न है या जो सिकुड़ रहा है वर्तमान समय में प्रशांत महासागर, वह क्यों हो रहा है, किस कारण से हो रहा है, और हिंद महासागर या अटलांटिक महासागर में यह श्रिंकिंग हमें दिखाई नहीं दे रही है, इसका कारण क्या है। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि जो पैसिफिक या प्रशांत महासागर है वह रिंग ऑफ फायर इसके चारों ओर फैला हुआ है, जो लगभग 24,900 माइल लंबा एक पाथ बनाता है। और वर्तमान समय में विश्व के 75% जो वॉल्केनो या ज्वालामुखी हैं वह यहीं पे विद्यमान है। साथ ही साथ जो 95% भूकंप हैं संपूर्ण पृथ्वी के, वो इसी रिंग ऑफ फायर के इर्द गिर्द आते हैं। और वर्तमान में यदि हम लोग देखते हैं तो पैसिफिक का जो मिड ओशन रीज है यह एक फास्ट स्प्रेडिंग सेंटर बना हुआ है और यह प्रत्येक 3 से 6 इंच प्रति वर्ष की दर से यह विस्तारित होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन जो ये विस्तार होने का जो
ग्रोथ है पैसिफिक ओशन का वो अत्यंत ही धीमा है। इसका कारण क्या है कि जो पुराने क्रस्ट का विनाश है वो अत्यंत ही धीमी गति से हो रहा है। ध्यान रखिएगा, जो पुराना क्रस्ट है प्रशांत महासागर के इर्द गिर्द, उसका विकास क्या हो रहा है, अत्यंत ही धीमी गति से हो रहा है, जिसके कारण प्रशांत महासागर में नए क्रस्ट का जो विकास है वह अत्यंत धीमा है, जिसके परिणाम स्वरूप नए समुद्री तल का जो निर्माण है उसके निर्माण में बाधा उत्पन्न हो रही है। वहीं दूसरी ओर वर्तमान में अटलांटिक महासागर की हम लोग बात करें तो इसमें लगातार विस्तार होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप जो हमारा जो हमारा प्रशांत महासागर है वह लगातार सिकुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आज का जो हमारा सेशन था नए सुपर महाद्वीप के संबंध में यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद है कि इस सेशन से आप लोगों को नवीन जानकारियां प्राप्त हुई होंगी तथा यह जो जानकारी है आपकी तैयारियों में एक सहायक भूमिका अदा की है। इस सेशन को आप अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना बिल्कुल भी न भूलें। यदि आपके कोई भी विचार हो या इस नए महाद्वीप से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में डालना बिल्कुल भी न भूलें। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए मंथन, क्योंकि मैं ऐसे वीडियोस लाता रहता हूँ। थैंक यू।